हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार पुनः हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा कि आप नए जो बिगनर बंदे हैं जो कहीं कमेंट करते हैं कि एसएससी की तैयारी कैसे करें, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इज लाइक कोई भी एग्जाम हो, मैं जैसे लिख देता हूँ कि एसएससी का जो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो या जेडी का हो या अदर जो भी एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उनकी हम तैयारी कैसे करेंगे। ये सभी बच्चों का एक डाउट रहता है कि हम एसएससी की तैयारी कैसे करेंगे। तो मैं आज ये डाउट आपका क्लियर करने वाला हूँ, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। सबसे ज्यादा जो टेंशन रहती है वो बिगनर बंदों को रहती है कि हम तैयारी कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं जो नए बंदे हैं उनके लिए बताऊंगा कि तैयारी हम कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा कि हम आप तैयारी कैसे करेंगे। मैंने किस प्रकार से एसएससी की तैयारी करके एसएससी के विभिन्न एग्जाम निकाले हैं। तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको जरूर अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में कमेंट कीजिएगा कि बात समझ में आई कि हम तैयारी कहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं बिगनर बच्चों की बात करता हूँ। जो भी बिगनर बच्चा है जो नए नए स्कूल से आए हैं उनको एसएससी की तैयारी कहाँ से शुरू करनी चाहिए। तो एसएससी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको को सब्जेक्ट सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। जब तक आपको सिलेबस का पता नहीं होगा और आपका टारगेट फिक्स नहीं होगा कि हम किस एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब तक आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की कि आपकी सिलेबस की कैसे तैयारी कर सकते हो। तो मेनली जो एसएससी के जो एग्जाम में जो सब्जेक्ट आते हैं, सबसे मेन सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ के बाद आता है रीजनिंग, इसके बाद आपका जीके एंड जीएस, और साथ में आपका सब्जेक्ट की जो लैंग्वेज होती है आप इसमें इंग्लिश भी ले सकते हो और साथ में हिंदी भी। यही सब्जेक्ट है। और कंप्यूटर का भी आजकल वेटेज बढ़ गया है, तो कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में जरूरी है। तो ये वही सब्जेक्ट हैं जो आपको एसएससी का कोई भी वैकेंसी क्वालिफाई करवा सकती हैं। अब बात ध्यान से सुनेंगे कि जो हर बंदे को ये सब्जेक्ट सभी नहीं आते हैं, तो आप कैसे करेंगे, इन सभी सब्जेक्ट को कैसे क्वालिफाई करना है। तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट को पकड़ना है और उनमें आपको ऐसी पकड़ बनानी है कि उनमें आपको 100% नंबर मिल जाए। बस 2 सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनानी है, बाकी सब्जेक्ट को आप मिनिमम करोगे तो भी काम चल जाएगा। यानी आपको 2 सब्जेक्ट क्वालिफाई करने आने चाहिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट हो जिसमें आपको 100 मार्क आपको लाने हैं। तो मैं आपको सब्जेक्ट भी बता सकता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट आप 100 के लिए टारगेट कर सकते हो। पहली बात करते हैं रीजनिंग की। चाहे बंदा चाहे आर्ट्स का हो, चाहे बैकग्राउंड पीसीएम हो, कोई भी उसका साइंस बैकग्राउंड हो, चाहे आर्ट्स का हो, वो रीजनिंग के अंदर 100 मार्क कर सकता है। ये किसी बंदे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। रही बात दूसरी, मैथ रीजनिंग मैथ और जीके, इनके लिए तो जो मैथ बैकग्राउंड से हैं वो हमेशा टारगेट करें मैथ को। जो बंदा मैथ बैकग्राउंड से है वो हमेशा 100% टारगेट करने की कोशिश करें मैथ बैकग्राउंड को। मैथ सब्जेक्ट को आप 100% कर लोगे, रीजनिंग कर लोगे, 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, चाहे एसएससी के कोई भी एग्जाम हो, उनका सिलेबस हमेशा फिक्स रहता है। ये भी सिलेबस हमेशा यही रहेगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस, और हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंग्लिश की बात कर लेता हूँ, छोटी सी बात पहले बता देता हूँ कि इंग्लिश कौन कौन से एग्जाम में आपको पूछ जाती है। तो इंग्लिश की मैं बात करता हूँ तो ये आपके एसएससी के जो सीएचएसएल है, ये आपका एसएससी का जो एग्जाम हो गया सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, इन वैकेंसी में जो फेज वाले एग्जाम होते हैं, फेज 13, फेज 18 जो भी है, इन फेज वाले एग्जाम में ये इंग्लिश पूछ जाती है। अब जीडी में क्या होता है कि आपको हिंदी का ऑप्शन भी मिलता है। यानी जो एसएससी जीडी होती हैं, एसएससी जीडी में आप हिंदी को चूज कर सकते हो। जो हिंदी भाषी होते हैं उनको हिंदी जो एग्जाम में क्वालिफाई करना आसान होता है। तो समझ में आया होगा कि ये जो सब्जेक्ट का खेल है वो इंग्लिश वाला तो वो इनमें है और जो हिंदी का है वो भी इसमें है जीडी के लिए। अब मैथ की बात होगी कि मैथ को कौन क्वालिफाई कर सकता है 100 मार्क, जिसके बैकग्राउंड मैथ है। तो वो एसएससी के अंदर टारगेट करे कि मेरा ये सब्जेक्ट हमेशा परफेक्ट रहे, और जब मैथ परफेक्ट रहेगा तो रीजनिंग अपने आप परफेक्ट हो जाएगी। तो 2 सब्जेक्ट की बात होगी। अब बात करते हैं जीके की। विस्तार से भी बात करूंगा आगे कैसे तैयारी करते हैं इनकी, लेकिन पहले बता रहा हूं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में परफेक्ट होना पड़ेगा। अब जीके एंड जीएस की बात करता हूं, किसी भी बैकग्राउंड से हो, मैथ वालों के लिए तो जीके जीएस क्या होता है, थोड़ा हार्ड हो जाता है।
उनको प्रिपरेशन करने के लिए। लेकिन जो आर्ट्स वाले होते हैं उन्होंने पहले ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री इनको पढ़ रखा होता है, तो इनको जो आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको जीके जीएस तैयार करने में थोड़ी आसानी होती है, जबकि जो पीसीएम से हैं उनको इस सब्जेक्ट को तैयार करने में थोड़ी मुश्किलें होती हैं। लेकिन आज के जमाने में क्या हो गया, जीके जीएस के नाम पे करंट अफेयर्स पूछा जाता, पूरा पूरा जो खेल है वो करंट अफेयर्स का है। तो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो करंट अफेयर्स आपका मजबूत होना ही चाहिए, साथ ही साथ मैथ, रीजनिंग, और ये करंट अफेयर्स का भी खेल है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ कि आप एक एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे। एक बार थोड़ी सी स्लाइड को देखना कि एक एक सब्जेक्ट को कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ नए जो बिगिनर बंदे उनके लिए, सबसे पहले बात करते हैं मैथ की। ध्यान से देखना कि मैथ हम कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले मैथ भी दो टाइप की हो रही है, एक होती है अर्थमेटिक और एक होती है एडवांस। दो टाइप की मैथ पूछ जाती है, एक तो अर्थमेटिक और एडवांस। अब ध्यान सुनना कि ये जो सब डाटा है वो एक रियल डाटा है, ये हमने इसको देखा है कि ये चीजें होती है एक्चुअल में, और आपको पता नहीं होता है। तो आपको मैं एक्चुअल डाटा जो बता रहा हूँ कि जो अर्थमेटिक होती है, एडवांस, इसके बारे में पूरा विस्तृत बताऊंगा। अर्थमेटिक के अंदर क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा प्रॉफिट लॉस परसेंटेज हो गया, टॉपिक में बता देता हूँ। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, रेशियो वाले टॉपिक हो गए, एज वाले हो गए। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये सभी टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के अंदर, और ये टॉपिक आसानी से हम समझ सकते हैं, चाहे आप आर्ट्स का हो, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे मैथ बैकग्राउंड से हो, ये टॉपिक आप आराम से समझ सकते हो। लेकिन जो एडवांस मैथ होती है इसको सिर्फ मैथ वाले ही समझ सकते हैं। अब ये मत समझना कि आर्ट्स वाले इसको पढ़ ही नहीं सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में इनमें दिक्कत आती है कि आपने जैसे मैथ बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक हो गई, ये जो अलजेब्रा हो गया, ये 2D हो गई, 3D हो गई, ये जितने भी टॉपिक है इनको आपने इतना अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा है जितना मैथ वालों ने पढ़ा है। तो जो पीसीएम बैकग्राउंड से होते हैं उनको ये चीजें आसानी से समझ में आ जाती हैं, जबकि जो बैकग्राउंड आर्ट्स वाले होते हैं उनको ये चीजें समझ में नहीं आती है, इसलिए उनको लगता है कि मैथ हमें समझ में नहीं आ रही है। जबकि एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के लगभग सभी एग्जाम में ये दोनों उनका वेटेज बराबर रहता है, तो अर्थमेटिक का थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लेकिन जो एसएससी के दोनों एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, इन दोनों का वेटेज बराबर रहता है। तो अब इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे, चाहे कोई किसी भी बैकग्राउंड का हो, तो प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमेशा आप अगर मैथ की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो शुरुआत आपको क्या करना है कि किसी भी एक टीचर का आपको सिलेबस पूरा करना है। कहीं से भी आप एक बार पूरा सिलेबस कीजिएगा, सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से सिलेबस को पूरा करना है, और हमेशा जीरो से शुरू करना है, एडवांस नहीं, हमेशा चीज को जीरो से ही शुरू करना है, फिर लास्ट तक जाइएगा। और हर टॉपिक को जैसे जैसे आप क्लियर करते हो वैसे वैसे उसका एक प्रैक्टिस सेट कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है उसका प्रैक्टिस सेट करना। आप कोई भी एक टॉपिक करते हो उसका एक प्रैक्टिस सेट आपको करना जरूरी है। तो जब मैथ शुरुआत करते हो तो एक टॉपिक आप करोगे, मान लो कोई भी आपने परसेंटेज का एक टॉपिक किया है तो उसको आपको प्रैक्टिस के तौर पर 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाना जो टीचर ने नहीं करवाए हैं। समझ में आया होगा कि बिगिनर बंदा कैसे करेगा जीरो से तैयारी, एक टॉपिक की बात करते हैं। फिर मैथ का एक खेल होता है कि मैथ को जब तक पढ़ते रहो, चाहे आप कितने बड़े हीरो बन जाओ, हमेशा एक फिक्स शेड्यूल बना लो, जब तक आपकी जॉब नहीं लगे तब तक आप हमेशा 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाइए। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन कहीं से भी ले सकते हो ऑनलाइन। तो आप मॉक टेस्ट ले सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से, या कोई बुक ले सकते हो। 20 से 25 क्वेश्चन एक डेली रूटीन बनाइए कि हम डेली 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, तो मैथ उस बंदे का एडवांस हो जाएगा और वो किसी भी एसएससी के एग्जाम में बैठेगा तो वो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये मैथ का शेड्यूल है इस प्रकार से कि एसएससी के अंदर मैथ किस प्रकार से पूछते हैं। जो बिगिनर बंदे होते हैं उनको हमेशा सीजीएल को टारगेट करके ही तैयारी करनी है, चाहे आप सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, जीडी, सबका मैथ का ऊपर नीचे कोई कम नहीं रहता कि एसएससी के सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन भी आपको थोड़े दिन बाद में जीडी में देखने को मिलेगा। तो ये मत समझो कि लेवल सबका बराबर ही रहता है, थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क रहेगा। तो आपको तैयारी करने के लिए ये जो पैटर्न अपनाना पड़ेगा कि डेली प्रैक्टिस, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आएगी। मैथ, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा आपको प्रैक्टिस से ही देख समझ में आएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आप कैसे तैयारी करोगे। तो मैथ तैयारी करने के लिए आपको अर्थमेटिक और एडवांस दोनों
सब्जेक्ट आपको पकड़ बनानी है। आर्ट्स वालों के लिए ये चीजें आसान रहेगी। अगर आपको लगता है कि मुझे एडवांस नहीं समझ में आ रही है तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट अगर अच्छे हैं तो आप इस चीज को स्किप कर सकते हो। अगर आपके आर्ट्स के हो और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। कब? जब आपके दूसरे सब्जेक्ट अच्छे हों तभी। बाकी अगर इसको भी स्किप कर दोगे, जीके भी नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर मामला टेढ़ा हो जाएगा। तो ये समझ में आएगा मैथ का क्या खेल है। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग भी सेम है, रीजनिंग भी मैथ की तरह सेम ही है कि रीजनिंग कैसे तैयार करते हैं। इसका भी एक बार थोड़ा शेड्यूल देख लो, रीजनिंग तैयार कैसे करते हैं। तो रीजनिंग में भी वही टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे घड़ी हो गया, मैं एक बार बताता हूँ। घड़ी हो गया, कैलेंडर हो गया, ठीक है, डायरेक्शन वाले टॉपिक हो गए, ये आपके डाइस वाले हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, ठीक है, ये एनालॉजी के हो गए। इन कुल मिला के 25 से 30 टॉपिक होते हैं आपके इसमें रीजनिंग के अंदर। अब बात है कि इसको तैयारी कैसे करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 25 से 30 टॉपिक में से 15 से 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपकी समझ पे डिपेंड है, कि आपको इनके कोई थ्योरी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपकी समझ पे डिपेंड है। एक बार किसी भी टीचर से पढ़ लोगे तो आपको 100% समझ में आ जाएंगे। लेकिन फिर रहते हैं 5 टॉपिक। अब इन 5 टॉपिक पे आपको कमांड बनानी होती है। तो इन टॉपिकों को आप किसी भी टीचर से एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, 5 कोई भी टॉपिक। जैसे मैं बताता हूँ क्लॉक, घड़ी, इनको एक बार समझ के लिए पढ़ना पड़ता है, इनके फॉर्मूले भी होते हैं। कैलेंडर होता है, इनके भी फॉर्मूले होते हैं, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर जो भी है 2-4 टॉपिक है जिनके आपको फॉर्मूले याद करने हैं, तो इनको आप क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बाकी 15 से 20 टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपकी सिर्फ समझ पे डिपेंड करते हैं। अब बात करते हैं कि इनको कैसे पढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका कि आप किसी भी टीचर से एक बार कोर्स कीजिएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस, कि आप किसी भी टीचर से पढ़ के आप क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैथ की तरह ही आपको 20 से 25 क्वेश्चन का एक सेट बनाना डेली, और उस सेट को करना है। आप ऑनलाइन आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये सेट मिल जाएंगे और आप आसानी से इन चीजों को कर सकते हो। तो ये रीजनिंग का एक सिस्टम है कि रीजनिंग आपको कैसे तैयार करनी है। रीजनिंग और मैथ हमेशा प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है, ये किसी भी बैकग्राउंड के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मैथ की तरह फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी सिर्फ बेसिक नॉलेज पे डिपेंड करता है। जिसका मैथ अच्छा होता है उसका रीजनिंग तो वैसे ही अच्छा होता है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो उनको थोड़ा सा दिक्कत पड़ती है, लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो इनमें आप 100/100 मार्क्स कर सकते हो। तो रीजनिंग एक ऐसा टॉप सब्जेक्ट है जिसमें आप 100/100 मार्क्स ला सकते हो। और हमेशा जो बंदा एसएससी की तैयारी करता है उसके दिमाग में एक चीज सेट होनी चाहिए कि मुझे रीजनिंग में से 100 नंबर चाहिए। इन जो 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको 100% क्वेश्चन मार्क्स चाहिए, 25/25 चाहिए। ये आपका टारगेट होना चाहिए कि आप रीजनिंग किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें आपके नंबर पूरे बन होंगे। फिर इसके बाद एक सब्जेक्ट को आप और बनाए टारगेट। तो मैथ के लिए मैंने बता दिया, मैथ बैकग्राउंड के लिए मैथ हो गया, और रीजनिंग हर सब्जेक्ट को बनाना है। इसके बाद बात करते हैं हम जीके की, कि जीके कैसे तैयार करते हैं। जीके को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समझना है। जीके के अंदर आप देखो भाई, जनरल साइंस भी आ जाएगी, कंप्यूटर भी आ जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब जीके की बात करते हैं तो इसका भी पार्ट बहुत है, आपने पढ़े होंगे विस्तार से इनके बारे में। जीके को आपने अपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा है, आपने पॉलिटी पढ़ा होगा, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, ठीक है। तो ये जीके की पार्ट है। इसके बाद में जनरल साइंस की बात करता हूं। तो जनरल साइंस के अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ मिलेगी, जो कि आपके 10th लेवल की होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ जो कि आपके 10th लेवल की है, ठीक है। तो ये सभी आपके जो पोर्शन है जीके एंड जीएस के अंदर रहने वाले। कंप्यूटर को आपको पता ही होगा, बेसिक, और करंट अफेयर्स जो आपके 1 साल का मिनिमम, मैं आपको बता देता हूं, किसी भी आप फील्ड की तैयारी कर रहे हो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स आना चाहिए, 1 ईयर का। कहीं के एग्जाम में 2 साल का भी, लेकिन 1 ईयर का आपको करंट अफेयर्स का कंटेस्ट होना चाहिए, तभी मामला बनता है करंट अफेयर्स का। और आज के टाइम में कहीं के एग्जाम में तो 60 से 70% करंट अफेयर्स, और कई एग्जाम में 40 से 50। तो ये इसका वेटेज है, 40 से 50, 60, 70। तो एग्जाम पे डिपेंड करता है थोड़ा बहुत, क्या शुरुआत से पता लग जाता है कि किस एग्जाम में कितना आएगा।
तो ये जीके का है। यानी एक्चुअली में देखेंगे जीके बहुत बड़ा पोर्शन है, और इसको तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी एक बार फैकल्टी से क्या कर लीजिए, एक बार जीके की तैयारी कर लीजिए। कैसे करोगे कि एक बार ज्योग्राफी पूरा पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो और पॉलिटी पढ़ो, और समझो कि एक्चुअल में ज्योग्राफी है क्या, हिस्ट्री है क्या, पॉलिटी क्या है, उसको एक बार सीरीज के रूप में देखना है। अगर आप नहीं समझोगे कि हिस्ट्री कितना बड़ा क्या है, तो आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और जो पीसीएम से होते हैं उनको ये चीज समझ में नहीं आ पाती है, क्योंकि उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं है चीजें। तो अगर आप पीसीएम से हो और इनको आप पढ़ना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करो, इन सब्जेक्ट को देखो, फिर आप बेसिक तौर पे मंथली इनको पढ़ो। करंट अफेयर्स को डेली पढ़ना चाहो तो ठीक है, तो मंथली पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये 3 साइंस के सब्जेक्ट हैं, तो इनको भी आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये गलती हो गया था, इसको एक बार नेक्स्ट देखो। तो ये आपका जो जीके एंड जीएस का है। अब इसको तैयारी करने का तरीका ये है कि आप इस पे प्रैक्टिस से ज्यादा इस पे रिवीजन कीजिएगा। जीके एंड जीएस में होता है कि प्रैक्टिस से ज्यादा इस पे रिवीजन कीजिएगा, और हर चीज आपको याद नहीं होगी। इसको बार बार पढ़ोगे तो बाई ऑप्शन भी इसमें क्वेश्चन ठीक होने के चांस रहते हैं। बाई ऑप्शन क्वेश्चन ठीक रहने के चांस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब आप चीजें पढ़ते हो तो आपको याद आ जाता है। मान लो कोई एग्जाम्पल है कि आपने चीज पढ़ी है, वो घटना कब की है, उसको रिलेट करके उसके आगे आप बढ़ सकते हो। तो मैं बुक भी सजेस्ट करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में नहीं। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो कैसे करें, क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल क्या रहेगा वो बात करेंगे, लेकिन अभी मेरा टारगेट है सब्जेक्ट का, किस में कितना वेटेज रहेगा। तो ये हो गया जीके का। इसके बाद बात बचती है सब्जेक्ट की, जिसमें कि आपका हिंदी और इंग्लिश हो गया। हिंदी और इंग्लिश मैं आपको एक बार विस्तार से बता देता हूं कि हिंदी और इंग्लिश का कैसे प्रिपरेशन करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं इंग्लिश के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि इंग्लिश के बारे में हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, आपको यूट्यूब पे जाओगे तो इंग्लिश बाय एग्जाम इंस्ट्रक्टर, सो इंग्लिश बाय पंकज सर के नाम से आपको इंग्लिश का पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और वही एक इंट्रोडक्शन है जो एसएससी के लिए। ठीक है भाई, पूरा इंट्रो है जो एसएससी के लिए है, और उसको आप पढ़ लेना, वही समझ में आएगा कि इंग्लिश एक्चुअल में है क्या और क्या पढ़ना है। और वैसे की वैसी है हिंदी, कि हिंदी में भी वही सेम है। हिंदी में जो इंग्लिश में जो है वही के वही नाउन है, इधर संज्ञा हो जाएगी, उधर आपके एडजेक्टिव हो गए, तो इधर वो विशेषण हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश। अब हिंदी का क्या महत्व है, इधर हिंदी का महत्व ये है कि आपको हिंदी एसएससी जीडी में पूछी जाती है, और इंग्लिश भी है, लेकिन हिंदी थोड़ा क्या रहती है, आसान रहती है हिंदी भाषी लोगों के लिए। इसलिए अगर आप चाहो तो, जैसे एसएससी जीडी को आपने टारगेट किया है, तो आप शुरू से हिंदी को टारगेट कीजिएगा, क्योंकि आसान रहेगी। हिंदी आपको रीजनिंग की तरह लगेगी, वहां से आपको 100 अप टू 100 मार्क लाने में आसान होगा। तो समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश अगर आप सीजीएल और सीएचएसएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश पे ही फोकस कीजिएगा, और अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो तो आप इस पे हिंदी पे तैयारी कीजिए। ठीक है, नहीं तो आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो एक्चुअल में ये है आपके 4 या 5 सब्जेक्ट जो आपको हर एग्जाम पूछ जाते हैं। ये 25-25 करके ही आपके मिलते हैं हर बार, 25, किसी में 20, किसी में 80 नंबर का पेपर है तो 20-20 करके मिलेंगे, और किसी में 100 नंबर का है तो आपको 25-25 का मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी के लिए है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बातें बहुत समझ में आएगी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट बात एसएससी के लिए, आप चीज को समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है पेपर के लिए। जो बात यह है कि आप जो एग्जाम देते हो सीबीटी बेस्ड, इन जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हो, जब पहली बार हम स्कूल से निकल के पहली बार जब कंप्यूटर में बैठते हैं, तो हमें चीजें समझ में नहीं आ रही कि क्वेश्चन नेक्स्ट कैसे आएगा, हमने क्वेश्चन को कर दिया गलत हो गया तो कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीजें क्या है कि आपको समझ में नहीं आती है। फिर उसके ऊपर रहता है आपका प्रेशर, ये कंपटीशन एग्जाम का प्रेशर रहता है। जबकि आप जो एग्जाम देते हैं पहले, उसमें टाइम का इश्यू नहीं होता है, लेकिन ये एसएससी के जो एग्जाम है इनमें हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम का इश्यू। आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं, आप कुछ भी करो आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तब टाइम का इश्यू को सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आएंगे, मैथ का भी आएगा, रीजनिंग का भी आएगा, आप सिटिंग अरेंजमेंट के ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आते हैं, लेकिन आप उनको नहीं कर पाओगे। कारण क्या है कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो टाइम को कैसे रिड्यूस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने इस चीज पे बहुत जोर दिया है टाइम पे, और टाइम हमेशा इंपॉर्टेंट है एसएससी के एग्जाम के लिए। अब इस चीज को कैसे कम करोगे कि आप आराम से पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, तो इसका शेड्यूल बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान से देखें कि टाइम मिलेगा आपको। जैसे 100 क्वेश्चन है, सीएचएसएल की बात करते हैं, छोटी सी बात है, 100 क्वेश्चन 60 मिनट,
अब उसमें आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के, तो कैसे हैंडल करोगे इन चीजों को, नहीं हो पाएगा ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप, एक ही बात बोलूंगा इस वीडियो में, सबसे इंपॉर्टेंट आप स्टार लगा लेना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है भाई, मॉक टेस्ट। ये जो वर्ड लिखा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट। आप किसी भी बंदे को पूछ लेना जिसने कम से कम 4-5 एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे, उसको ये पूछ लेना कि मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, वो बोलेगा मॉक टेस्ट के बिना तो काम ही नहीं बनेगा भाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मॉक टेस्ट। और कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो आप, चाहे एसएससी की करो चाहे रेलवे की कर रहे हो, आप जिस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो उससे पहले आपको मिनिमम, मैं बोलता हूँ 50 से 100 इसके बीच में आपका ग्राफ रहना चाहिए कि इतने मॉक टेस्ट देंगे, और उसके बाद एग्जाम देने के बाद, मॉक टेस्ट देने के बाद सॉरी, वहां से आपको पता लग जाए कि आप हो कहां पे एक्चुअल में। लेकिन मॉक टेस्ट देना, उसके साथ उस मॉक टेस्ट को समझना, एनालिसिस करना, कि जैसे कि आपने पहली बार जब मॉक टेस्ट दिया तो आपका टाइम इतना आ रहा है, और वहां से क्वेश्चन ये इस प्रकार के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो क्वेश्चन आपका गलत होता है उस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उस टॉपिक पे प्रैक्टिस कीजिएगा, या आपको उस टीचर से समझ में नहीं आया तो यूट्यूब पे जाकर किसी और टीचर से देखिए, ताकि वो चीज आपको समझ में आ जाएगी। समझ बात को। तो ये हो गया कि आप एनालिसिस करना है, और वहां से जब प्रैक्टिस बार बार करोगे, वही क्वेश्चन बार बार करोगे, वहां से आपकी स्पीड बनेगी। स्पीड बनेगी, आप वर्ड को कम से कम लिखिएगा। मैथ में भी आपको लाइनों को गायब करना पड़ेगा बीच में। आप 10th या 12th का बोर्ड का एग्जाम नहीं है कि आपको पूरा विस्तृत लिखना है। ये वो एग्जाम है जिसमें आपको सिर्फ बाई ऑप्शन हिट करके निकलना, आगे बाई ऑप्शन को ही टिक करना है, और कोशिश कीजिए कि ऑप्शन से क्वेश्चन में जाइए, क्वेश्चन से ऑप्शन में आइए। यानी जैसे आपको कुछ भी लिखा है तो उसको शॉर्ट से शॉर्ट में कंप्लीट करना है, आपको रफ पेज का ज्यादा कम यूज करना है, और मैक्सिमम आपको दिमाग से काम करना है, तभी ये चीजें आपको पॉसिबल होगी। तो टाइम का इशू है, टाइम का इशू कैसे सोल्व होगा, तो उसका सबसे बड़ा रामबाण यही है कि आप इसके मॉक टेस्ट दीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना दे सकते हो उतना आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देने हैं। अब बात आ गई कि मॉक टेस्ट दे दिए, उसके बाद सब कुछ हो गया, अब क्या करेंगे। अब बात यह है कि जब आप इतनी चीजें कर लेते हो फिर भी आपके नंबर नहीं बन रहे, उसका कारण होता है कि आप मल्टीपल चीजें पढ़ते हो। सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, एक बार समझो इसको, कि आपने सिलेबस भी कर लिया, आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए, अब भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप गलती कहां कर रहे हो। अब सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आप गलती कहां कर रहे हो। क्या आपने सिलेबस पूरा कर लिया, मॉक टेस्ट दे दिए, आप गलती ये कर रहे हो कि आप अलग अलग चीजें पढ़ रहे हो बार बार, कि कभी हिस्ट्री कहीं से पढ़ रहे हो, कभी ज्योग्राफी कहीं से पढ़ रहे हो, कभी मैथ कहीं से पढ़ रहे हो। यानी प्रैक्टिस पे आपका फोकस कम है, और जगह जगह भटकने का शौक ज्यादा है। उस चक्कर में क्या हो जाता है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो एक बार कहीं से भी एक फिक्स कंटेंट को पढ़िए, और अच्छी तरह से पढ़िए, और फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या लगे, मॉक टेस्ट लगे। जिसने मॉक टेस्ट लगाया उसका सिलेक्शन 100% हुआ है। तो ये एक एसएससी का पैटर्न था, मैंने समझाने की कोशिश की आपको, और आपको समझ में आया होगा कि मैंने क्या समझाया है। एक्चुअल में बात यह है कि आपको मॉक टेस्ट और सिलेबस पे फोकस करना है, ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं है, ज्यादा नोटिसों के चक्कर में नहीं रहना। आपको एक बार पैटर्न समझ में, एसएससी का आजकल सिस्टम बहुत सिंपल है, आपको पता लग जाता है कि एग्जाम कब होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कभी हो जाता है, लेकिन 90% क्या होता है कि एग्जाम डेट पे ही आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं, आपको ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए। रिवीजन भी इंपॉर्टेंट, सिलेबस करने के बाद आपको क्या करना है, मैक्सिमम टाइम रिवीजन करना है। अब बात रही, जब हमने चैनल नया बनाया है तो आप इस चैनल पर अगर नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको इंग्लिश की रेगुलर क्लासेस देखने को मिलेगी, अदर सब्जेक्ट की मिलेगी। अगर आपको इंग्लिश का जो पहला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो उसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कैसे एसएससी की तैयारी करेंगे, तो कमेंट में लिखिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, या आपकी कोई और प्रॉब्लम है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको सॉल्यूशन देने की। अगर आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।